हाँ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। चलिए, बिना किसी ज्यादा बातचीत के चलते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले वीडियो यदि आपने देखा हुआ है, जो रिसेंट वीडियो था, वीडियो नंबर 2, रिसेंट क्या, तो पहला दूसरा आज कंसेप्ट का, पहले चैप्टर के लिए जो कंसेप्ट होगा उसके लिए ये लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम लोग लगभग चैप्टर के जो मेन मेन चीजें उसको कवर करके आज फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा था? हमने इस चैप्टर में देखा था पिछले क्लास में टॉर्क ऑन अ डाइपोल। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो टॉर्क उस पर कितना लगेगा, ये हमने देखा था। आज हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। किस चीज का कंसेप्ट? आज कंसेप्ट देखेंगे हम लोग किस चीज के? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? फ्लक्स टॉपिक जो है, बच्चे करते क्या है कि रटते ज्यादा है इसको, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो और ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स ऐसा टॉपिक है, रटते ही रटते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये फ्लक्स है क्या भाई। ठीक है, लेकिन फ्लक्स का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बढ़िया से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये तो मानते हैं ना कि वहां पर फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो मान लो ये मेरा राइट हैंड है, आपकी तरफ से लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। अभी यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है। तो फील्ड लाइंस होती क्या है? फील्ड लाइंस जो है बेसिकली वो इमेजनरी लाइंस होती हैं, जो किसी रीजन से पास करती हैं, किसी बॉडी से होकर के पास करें या फ्री स्पेस में पास करें, है ना। तो मान लो इमेजिनेशन करो कि राइट साइड में हजारों लेजर लाइट लगाओ। खरीदते हो ना मार्केट में 20-30 रुपए वाला, 20-30 रुपए वाला खरीदते हो वो लेजर जो बीम लाइट होता है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, जिसपे दिल बना होता है, कुछ कुछ बना होता है, लोग दूर से खिड़की में मारते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, तो जूते खाते हैं। फिर देखो, तो ऐसे मान लो कि इस वॉल पर, मेरे राइट साइड में इस वॉल पर 1000 के आसपास लेजर लाइट लगा हुआ है, लेजर गन बोल सकते हो। तो सोचो कि इस वॉल से इस वॉल तक एकदम हजारों लेजर गन जा रही हैं, एकदम पैरेलल, बिना किसी को दूसरे को इंटरसेक्ट किए हुए, बिना किसी को काटे हुए। यहां से बहुत सारी गुजरेंगी, यहां से ऐसे। ठीक है, तो उसको मैं फील्ड लाइन मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? फील्ड लाइन मान लेता हूं। उसको यदि फील्ड लाइन मान लिया जाए, ये मेरे हाथ में एक है पेपर, जिस पर क्या है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये फील्ड लाइन जा रही है ना यहाँ से, मैं इसको बीच में डालता हूँ ऐसे। देखो कैसे, ऐसे, ये ऐसे डाल रहा हूँ, तो फील्ड लाइन से इसको क्रॉस करेंगे ना, बहुत सारी फील्ड लाइन इससे होकर के पास करेंगी, बहुत सारी फील्ड लाइन। ये देखो ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस अलग अलग इसको क्रॉस करेंगी यहाँ से। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे यहां से, यानी ये जो रीजन दिख रहा है ना, इससे 100 लाइंस, 200 लाइंस, 500 लाइंस, 1000 लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे ना। और वो जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होंगे, जो लाइंस होंगे,
वो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। तो बस फ्लक्स का कंसेप्ट यहीं से शुरू हो जाता है। यदि किसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और उसमें कोई भी सरफेस रास्ते में आ जाए, बीच में आ जाए, तो फील्ड लाइंस जब इस सरफेस को क्रॉस करेंगी ना, क्रॉस करेंगी, यहां पर फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। और अभी सरफेस को मैं यहां से हटा दूं और इमेजिनरी सरफेस मान लूं, इमेजिनरी सरफेस, तो उस इमेजिनरी सरफेस से भी कुछ लाइन पास हो रही है, तो वहां पर भी फ्लक्स मान लिया जाएगा इमेजिनरी तौर पे कि हाँ भी यहां भी फ्लक्स पैदा हो रहा है। तो जनरली यहां पर फ्लक्स के लिए दो चीजों का खेल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का खेल है और एक खेला है यहां पर सरफेस का। अब वो सरफेस स्क्वायर हो या सरफेस सिलिंड्रिकल हो या सरफेस, वो सरफेस जो है क्या हो, स्फेरिकल हो, या किसी भी शेप का सरफेस हो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही हैं, उससे होके गुजर रही हैं, उससे पार हो रही हैं, तो फ्लक्स पैदा होगा वहां पर। या इमेजिनरी सरफेस भी ले लो तो फ्लक्स पैदा होगा वहां पर, है कि नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे भाई, कुछ डिफाइन तो किया करना पड़ेगा। तो बस डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन इसका नहीं होता है। तो समझ में आ गया ना, फ्लक्स पैदा कब होगा, इतना तो क्लियर हो गया। फ्लक्स कब पैदा होगा, जब भी किसी सरफेस को क्रॉस करेगा, या इमेजिनरी सरफेस क्यों ना हम लोग मान ले, तो वहां पर फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स पैदा होने के दो चीजें, फील्ड लाइंस चाहिए और सरफेस चाहिए। ठीक, अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन करते क्या है हम लोग, मेजर कैसे करेंगे इसको डेफिनेशन के तौर पर। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस, जितनी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके इस पार से उस पार निकलेंगी, तो उनकी जो, और परपेंडिकुलर निकलेंगी, क्या निकलेंगी, ठीक है, उनकी संख्या को, उनके नंबर को, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू total number of field lines passing through this surface perpendicular to it, perpendicular लगाना जरूरी, यानी number of field lines passing through a surface perpendicular to it, ठीक है, is called electric flux। यानी यहां पर हो जाएगा number of field lines passing through a surface perpendicular to the surface, कोई क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चूंकि इमेजिनरी होता है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी फ्लक्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इमेजिनरी होता है, तो फिर इसको काउंट करेंगे क्या बैठ करके कि हाँ भाई इस सरफेस से, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से कितने लाइन पास हुए परपेंडिकुलर, 1 2 3 4 5 6 7, दिखाई देगा। बेवकूफ आदमी होगा जो बोलेगा दिखाई देगा, दिखाई कहाँ देता है, ये तो इतने फील्ड्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ये एक कंसेप्ट है। तो अब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखेंगे कैसे, तरीका क्या होगा लिखने का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमारा लिखने का तरीका क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर डिफाइन, अब यहाँ पर उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा,
तो सपोज कर लो यदि डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे, तो डेफिनेशन से जाएंगे तो मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस से फील्ड लाइंस पैरेलल, सारे लाइंस जो है परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलरली यहाँ पे सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, और यहां पर इसका एरिया वेक्टर है ए, ठीक है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, कितने, इस एरिया से जो पास हो रहा है फील्ड लाइन है ना, इसके एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई आप कर देंगे, यानी ए और ई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इफ ए इज द एरिया, ठीक है, यानी तो क्या करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी ई यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ई हो गया एरिया ऑफ सरफेस, तो फ्लक्स हो जाएगा इस केस में, इस केस में फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए, ठीक है। ये हो गया, तो ये नॉर्मल केस हो गया, डेफिनेशन के हिसाब से हमने लाइंस को परपेंडिकुलर रखा है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए हो गया, ठीक। अब यहां पर केस आता है कि यदि ये एरिया जो है ई और ए आपस में मतलब एक ही डायरेक्शन में ना हो, यानी एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर होता है जो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, वो एरिया के डायरेक्शन को दिखलाता है। देख लो, ये एरिया वेक्टर है जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है ना, और इसकी इस एरिया के डायरेक्शन को दिखलाता है, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो इसका एरिया ए है और ये है एरिया वेक्टर जो इस सरफेस एरिया के डायरेक्शन को दिखलाता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया यहां पर E इंटू ए, लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा सरफेस इस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। सरफेस E और A के बीच का एंगल जीरो ना होकर के, देखो फील्ड लाइंस यहाँ परपेंडिकुलर हैं, फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हैं, सरफेस पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। इस केस में जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस केस में ई और ए जो है सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि, ठीक है, ई और सरफेस एरिया वेक्टर जो है, मतलब एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, यानी एंगल जीरो होगा उस कंडीशन। अब इसका दूसरा कंडीशन होता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है सर, दूसरा कंडीशन होता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई और एरिया वेक्टर है, ठीक है, जो एरिया है ये है ना, ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो ए, और ये है ई का डायरेक्शन, आप देख सकते हैं ये ई का डायरेक्शन है और ये ए का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस केस में फ्लक्स का वैल्यू कितना लेंगे, तो इस केस में फ्लक्स का वैल्यू हम लेते हैं ई इंटू ए कॉस थीटा, याद रखिए कितना लेंगे, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, यानी फ्लक्स इस केस में, ये तो स्पेशल केस है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है, और ये आपका स्पेशल केस है। अब यहां पर क्या है, याद रखना है कि थीटा जब 0 डिग्री हो स्पेशल केस में, थीटा 0 होने का मतलब है कि इसमें ई, ठीक है, और ए, ई जिस डायरेक्शन में है, यानी ई और ए सेम डायरेक्शन, ये वाला केस, ठीक है, इस केस में जो है थीटा 0 है
तो फ्लक्स जो होता है ये हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो 1 होता है, तो फ्लक्स ई इंटू ए हो जाएगा, कॉस जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में फ्लक्स सर मैक्सिमम होता है। क्या होता है, इस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम। सेकंड केस में हम लोग आएंगे, ठीक है, सेकंड केस में, तो सेकंड केस में आएंगे तो यदि फ्लक्स 5 यहां पर नहीं, सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं होंगे वीडियो रोक के नोट कर लेना सब। तो ये सारे कंडीशन याद होने चाहिए आपको, ठीक है, 0 डिग्री वाला। अब यहां पर है, ठीक है, कि थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 का मतलब है कि ए और ई आपस में परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। तो कंडीशन को समझना है यहां पर, ए और ई पैरेलल होने, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है। ये तुम्हारा है नॉर्मल एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर, अच्छा ई का डायरेक्शन मैंने इस इधर रखा हुआ है, अपने राइट से लेफ्ट रखा हुआ है। तो यदि मैं इसको ऐसे करूंगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और परपेंडिकुलर हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, सरफेस के पैरेलल हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तब जाकर के ये नॉर्मल वेक्टर के साथ 90 एंगल बनाएगा। तो ये दोनों चीज को याद रखना है, सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा, तब जाकर के एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, और उस केस में फ्लक्स जीरो होगा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है कि सरफेस के साथ दे रहा है कि एरिया वेक्टर के साथ दे रहा है, ये एंगल दोनों एरिया वेक्टर के साथ निकालते हैं। तो यदि ये 90 डिग्री का केस है, ई और ए परपेंडिकुलर है, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ई इंटू ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी ई इंटू ए इंटू जीरो, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स जीरो। इस कंडीशन में कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। यानी याद करना है आपको, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वहां पर फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट केस है 180 का केस। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा 180 डिग्री का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के उल्टा होंगे, यानी एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड इधर है, या फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, उल्टा है एक दूसरे के। इस केस में देखिए cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री जो होता है वैल्यू -1 होता है, तो फ्लक्स इस कंडीशन में हो जाएगा E इंटू ए कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा E इंटू ए -1 माइनस ई इंटू ए, ठीक है। यानी फ्लक्स मिनिमम और नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा फ्लक्स उस कंडीशन में। हालांकि आपको ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है कि जब भी एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 तक, किसके बीच, ई और ए के बीच, यदि एंगल 90 से बड़ा हो और 180 तक, 180 डिग्री तक, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि फ्लक्स नेगेटिव ही रहेगा, फ्लक्स नेगेटिव है, क्योंकि इस कंडीशन में ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, उसमें कॉस जो है, कॉस की वैल्यू जो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होती है। तो जब भी थीटा यानी इन दोनों के बीच के एंगल 90 से बड़ा 180 के बराबर तक होगा तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना। तो दिक्कत, तो ये हुआ फ्लक्स का कंसेप्ट। अब फ्लक्स के कंसेप्ट के बाद हम लोग जो है, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि चलिए फ्लक्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखेंगे हम लोग उसमें, क्या नाम है, एमसीक्यू करेंगे उसमें वहां पर, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारी कोशिश ये है कि एक हफ्ते में एक चैप्टर को अच्छे से कर लिया जाए। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर तो कम समय में ही हो जाएंगे, एक दो छोटा चैप्टर रह भी जाता है तो देखा जाएगा, उसको संडे संडे में कवर कर किया जाएगा। लेकिन कोशिश है कि एक हफ्ते में एक चैप्टर किया जाएगा। तो हमारे पास अभी कितने हफ्ते हैं, दिसंबर में 4, इधर 2, 4 2 6,
और फिर उधर 4 आपको मिल जाएंगे कितने जनवरी में, तो 10, ठीक है। तो एक हफ्ते 10, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना उसमें 10 चैप्टर 10 हफ्ते मतलब 10 चैप्टर खूब अच्छे से, और 10 में 4 और जोड़ लीजिए, आराम से हम लोग जनवरी लास्ट तक ठीक ठाक कर लेंगे, नहीं तो 10 फरवरी तक तो है ना हमारे पास टाइम, उसमें हो जाएगा। बस बने रहिए, बने रहिएगा, कॉन्टिन्यूटी एकदम एकदम अच्छे से सारा चीज रिवाइजन आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखेंगे डेरिवेशन का टाइम होगा तो लास्ट में वो भी क्या किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है कंसेप्ट जरूरी है। 65 मार्क्स पे 60 से 65 मार्क्स पे फोकस करना है, जो हम लोग कैप्चर कर, बाकी बाद में देखें। 100% वाले ताल जो ठोकते हैं ना, फेंकने वाला काम नहीं करते हम लोग, है कि नहीं? उठा के फेंक देंगे, चुनाव थोड़े, इलेक्शन थोड़े कि फेंक देंगे, नेता है चले जाएंगे। बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए पढ़ने के, तो आप लगे रहिए। चलिए अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, कंसेप्ट देखने से पहले अब देखो फ्लक्स तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये थोड़ी बोलेगा कि मैं इसी सरफेस को क्रॉस करूंगा इसको नहीं करूंगा, ऐसा तो है नहीं। वो आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े किसी भी सरफेस को क्रॉस कर सकता है। अब मान लो कि इस तरह का कोई सरफेस हो, लो जी फील्ड पास हो रहा है, लो एरिया निकालो बैठ के मूंगफली से, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, निकालो बैठ के, इसका एरिया कौन निकालेगा भाई? ये लो जी, मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं है? अब मान लो कोई बंद बोतल है, इसके अंदर चार्ज तुमने रख दिया, अब ये फील्ड क्रॉस करेगा इसको, निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी ना वहां पर। फिर क्या, नॉर्मल स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो ना, क्यूब हो, क्यूबोइड हो, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला वगैरह लगा करके फ्लक्स निकाल सकते हैं, जो निकालेंगे हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उस तरीके, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शेप या कुछ ऐसी चीजें आ जाए जहां से निकालना मुश्किल हो, फिर क्या करेंगे? वहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए आता है सर गॉस थ्योरम। क्या आता है? गॉस थ्योरम आता है। और गॉस थ्योरम क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझेंगे, सबसे पहले गॉस थ्योरम ने गॉस बोलना क्या चाह रहे थे वो जानना जरूरी है, स्टेटमेंट तो रट लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा यहाँ पर गॉस थ्योरम, और फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन आज खत्म हो जाएगा। गॉस थ्योरम ने कहा, गॉस का कहना था कि कहीं पर भी यदि क्लोज्ड रीजन हो, क्या रीजन हो, वो रीजन चाहे जैसा मर्जी हो, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर एक स्फीयर ले लो, ठीक है, एक स्फीयर ले लेते हैं, और इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर +3 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, +8 कूलम चार्ज, ठीक है, माइनस माइनस अरे इतना बड़ा, 2 कूलम चार्ज, 8 कूलम चार्ज, और -5 कूलम। मान लो इस क्लोज रीजन के अंदर इतनी चार्जेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखना ये 3 कूलम 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो किसी भी क्लोज रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, जैसे एक और रीजन ले लो, ये बंद कहाँ है, घबरा गया, ठीक है, एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो यहाँ पर +6 कूलम है, यहाँ पे ले लो एक -61 कूलम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 रीजन हमने देखा, तीनों रीजन बंद है। बंद का मतलब ये सर्कल नहीं है सर, इसको आप स्फीयर मान लीजिए, ये वाला, इसको ना स्फीयर मान लीजिए, और इसके अंदर झांको, इसके अंदर ये चार्ज, अंदर अंदर भीतर, है ना, ये देखो
पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव के कारण बाहर फील्ड लाइंस जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अरे पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी जितने भी चार्ज है, यस और नो। और इसमें सारी की सारी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएगा, यानी बाहर की तरफ यार, जहां भी है इसमें सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। चल भाई, और यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस लिख ही नहीं रहा इस पे, ऐसा कलर है नेगेटिव, ये इस पर नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, ये लो जी पेंटिंग वेंटिंग कर दिया जाए। ए भाई जरा देख के चलो अंदर की तरफ। कहने का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस इस सरफेस को, जो फील्ड लाइंस होंगी इस सरफेस को क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना, इसको छेदते हुए अंदर घुसेंगी, छेदते हुए बाहर निकलेंगी, तीनों केस में। अब अंदर निकले चाहे बाहर जाए या अंदर निकले, उससे कोई लेना देना, फील्ड सरफेस को क्रॉस तो कर रहा है, चाहे ये हमने इमेजिनरी माना हो या रियल में हो। तो फील्ड जब सरफेस को क्रॉस करेगा तो फ्लक्स तो जनरेट होगा वहां पे। तो यहां पर टोटल फ्लक्स निकालेंगे कैसे? बड़ा माथा पच्ची है, कौन बैठ के गिरेगा इतना, है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, फिर उसको गुना करो, फिर देखो एंगल कितना है, बड़ा उल्टा सीधा चीज। लेकिन इसके लिए क्या कहा? इसके लिए गॉस ने बहुत सुंदर बात कहा कि देख बेटा क्या करना। उन्होंने कहा ऐसा, हाँ बेटा, उन्होंने कहा बेटा देखो, उन्होंने कहा कि बेटा देखो कि कोई भी क्लोज रीजन है ना, चाहे वो इमेजिनरी का है नहीं, तुम अपने दिमाग में काहे नहीं सोच रहे हो बेटा। करना क्या? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए भैया व्हाइट कहाँ था, पिंक आ गया। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए TOTAL, टोटल फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स यानी फाई निकालना हो ना, तो करना क्या? इसके अंदर जितना चार्ज है उसका नेट निकाल लेना। नेट मतलब नेट चार्ज समझ रहे हो? उन्होंने कहा कि क्यू नेट निकाल लो, क्यू नेट मतलब चार्ज, और इसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तुम लोग हैं क्यू नेट क्या होगा? क्यू नेट कैसे? क्यू नेट का मतलब है, या टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं, इसके अंदर जितना टोटल चार्ज है इसको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी इसके अंदर है, मैंने लिखा था +3 कूलम प्लस 8 कूलम -2 कूलम -5 कूलम, 8 और 3 कितना हो गया? 11, और ये कितना हो गया? 7, 11 कूलम -7 कूलम। सर नेट चार्ज यहाँ पर 4 कूलम काउंट होगा। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कितना, यहाँ पे इसको इक्वल करके डालेंगे 4 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻²। और फ्लक्स का यूनिट यदि आपको लिखना है, फ्लक्स का यूनिट जैसे मैंने बतलाया नहीं था, ठीक है, पीछे यहां पर बतला देता हूं, जल्दी आइए भाई। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? E इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अभी नहीं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट इसका हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। कल ही बताया था ना, E इक्वल टू F बाई क्यू, F का न्यूटन और Q का कूलम, न्यूटन पर कूलम। और मीटर स्क्वायर एरिया का, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है। याद रखना है इसको, ठीक है। छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरी बातें बेटा, छोटी छोटी बातें लेकिन जरूरी बातें हैं ये, और बोल तो रहा हूं मैं
3 वीडियो देखो, पहला चैप्टर तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी होगी इंच भर की कुछ तो देख लेना, यहाँ पर तुम लोग किलोमीटर वाला काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ पर अपना यूनिट डाल लेना, तो फ्लक्स तो आ ही गया है, या यूनिट डाल देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या दिक्कत है, अब कैलकुलेट करो, मैं थोड़े कैलकुलेट करूंगा। तुम लोग 12th में हो यार, बड़े हो गए हो, 2-3 साल बाद वोट देने लायक हो जाओगे, है कि नहीं है। कुछ दिन बाद शादी की उम्र हो जाएगी, जिसका इंतजार तुम लोग कर ही रहे हो। करियर पे कौन ध्यान देता है, किसी को करियर से कुछ लेना देना नहीं है, सब कोई लगे हुए हैं। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मजाक हो रही है, लेकिन जल्दी नोट कर लो, ठीक है। तो टोटल तो क्या कहा था किसने, गॉस ने। तो गॉस ने कहा था जब भी कहीं क्लोज रीजन हो भैया, टोटल नेट चार्ज या टोटल चार्ज निकाल लो कितना होगा, ठीक है, और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा, टोटल फ्लक्स उस सरफेस से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे भी जरूरत पड़ेगा तो ये तो बात सब उन्होंने कहा क्या, ये समझ में आ गया नॉर्मली। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखने की कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको स्टेटमेंट की बात हम लोग करेंगे तो स्टेटमेंट लो, उन्होंने कहा था स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड रीजन नॉट ओपन रीजन, total flux through a closed region is equal to 1 upon epsilon naught times total charge inside that region। यानी किसी भी क्लोज रीजन के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, यदि वो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज कर रहा है, चार्ज है उसके अंदर, तो वो होगा 1/epsilon naught into q नेट। q नेट का मतलब होगा ना q टोटल, उसके अंदर जो भी है, जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे ही, ये नहीं कि सबको खाली जोड़ ही दिया, नहीं, माइनस है तो माइनस होगा, ये है फ्लक्स, ठीक है। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया यहाँ पर। अब है कि भैया ये हवा में तो बात नहीं कर रहे थे ना, गॉस गॉस हवा में तो नहीं बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो बात होगा, तो गॉस थ्योरम को यहाँ प्रूफ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम देख लो, एकदम छोटा मोटा नन्हा सा प्रूफ, ठीक है, किस चीज का, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। गॉस थ्योरम के प्रूफ के लिए क्या करो, एक पॉइंट चार्ज ले लो, और ये पॉइंट चार्ज ऐसा रखोगे जैसे ये किसी स्फीयर के सेंटर पर, ठीक है, कहाँ हो, स्फीयर के सेंटर पे हो, और स्फीयर का जो रेडियस है वो तुम r मान लो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब देखना जब सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, एकदम इसको भेदते हुए फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस इसको एकदम चीरते हुए बाहर रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, क्या निकलेंगी, फील्ड लाइंस इसको चीरते हुए एकदम फीलिंग के साथ बाहर निकलेंगी, है कि नहीं है भाई, देखो एकदम तबाही मचाते हुए फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। अच्छा देखो तो कहीं से भी फील्ड लाइन निकल रहा है ना, कहीं से भी फील्ड लाइन निकल रहा है, देखो तो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक ना, 90 90 90, कहीं से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर, यस और नो। यानी इसके सेंटर पर हम लोग चार्ज रख दें, इसके सेंटर पे, तो जब फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहां से जब निकलेंगी तो पता है कहीं पर भी फील्ड लाइंस देखोगे, कहीं पर भी फील्ड लाइंस निकलेंगी तो देख सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होगा, कहीं से भी देख लो, कहीं भी रोक लो, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखिएगा यहां से फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगा, यानी ई का डायरेक्शन जो होगा सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ई मिल गया हमें। अब ये हमें क्या करना है, ये टोटल फ्लक्स निकालना है इस सरफेस के कारण, कितना निकालना है, टोटल सरफेस, पूरा सरफेस इससे, तो टोटल फ्लक्स निकालना है ना, ओके। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे कैसे भाई,
तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, तो पहले कुछ चीज देखें। इसमें करते क्या, हम लोग एक बहुत छोटा सा एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अरे यार दोनों लाल ही क्यों चल रहा है? एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एरिया, ठीक है। और इस छोटे से एरिया का जो है, ये छोटा एरिया हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये बहुत छोटा। तो यहां पर देखना, ए का डायरेक्शन, ए मतलब एरिया वेक्टर। यहां पर देखो एरिया वेक्टर भी तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा और ई भी परपेंडिकुलर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए सेम डायरेक्शन में है। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा एरिया है डीए, इस पे बहुत छोटा एरिया लिया ना हमने, इस पे मान लो ये ब्लैक डॉट स्पॉट जो दिख रहा है, ये ब्लैक स्पॉट, इसको डीए मान लो, है ना। इसको हमने डीए मान लिया है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू वेरी स्मॉल एरिया डीए। तो एरिया छोटा तो फ्लक्स भी बहुत छोटा, यानी ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि मैंने देखा ना ई और डी ए, यानी ई इंटू ए डी ए मान लो, ई और डी ए के बीच के एंगल 0 है, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। ओके कोई बात। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, बहुत छोटे एरिया से हमने डीए से निकाला हुआ है डी फाई, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल, वो भी क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि सरफेस क्लोज है तो क्लोज इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल दिखाने के लिए गोला मार देंगे, डी फाइव ई तो निकाल देंगे बाहर, यहाँ पे डी ए, डी फाइव हो जाएगा फाई। अच्छा ई कितना होगा, यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस कितनी है आर, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, देखो इसके सरफेस पर कहीं भी जाओगे ना, इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट तुम लोगे तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होगा। इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर से दूरी बराबर होगी, तो सेंटर से दूरी बराबर होगी, तो हमने पढ़ा हुआ था क्यू चार्ज के कारण उससे आर डिस्टेंस पर ई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, याद आया। तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पर कहीं पर भी आप जाएंगे तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि दूरी तो आर है। तो बस हो गया हमारा काम। हम यहाँ पर ई कितना रख देंगे, कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आर जो है स्फीयर का रेडियस है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा ये इंटीग्रल डीए का क्या मतलब होगा, इंटीग्रल डीए का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर इंटीग्रल डीए का मतलब होता है, लिख लेना सब तुम लोग, इंटीग्रल डीए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, यानी डीए को इंटीग्रेट करेंगे पूरा, ठीक है, इस डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे का सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर, एक गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उठा के रख दो यहाँ पे, टेंशन क्या लेना है, एक साथ लपेटो ना, तो हटाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, पाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हो 1 बाई एप्सिलॉन इनटू क्यू। अरे वाह भाई,
इतना छोटा प्रूफ, इतना मस्त प्रूफ, इतना जल्दी प्रूफ। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल फ्लक्स, यानी गॉसेस थ्योरम का प्रूफ इतने छोटे में। तो फिगर तुम ऐसे मत बनाना भाई मेरे, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो बना रखा है ये ना दिखाना, दिखाने के लिए दिखा सकते हो लेकिन ये फील्ड मत दिखाना, एक जगह कहीं दिखा देना, बाकी फील्ड को गायब करते रहना, पिक्चर अच्छा नहीं दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। कैसे बनाना देखो इसको, वीडियो रोक के पिक्चर चल उतार लेना अपना, ठीक है। तो यहां पर जो है देखो तुम फिगर कैसे बनाओगे, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका रेडियस आर है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना, फील्ड यहां से ई और इसी पर डी ए, और ये छोटा सा सरफेस ले लेना डी ए, बस हो गया था। अब चाहे काम झाम नहीं करना, इतना फिगर काफी, फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा गॉस। गॉस के बाद इसके एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जो है दो फॉर्मूले याद करने हमने, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है, यदि कहीं पर लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहीं पर लीनियर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी मान लो कहीं पर एक चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, क्या एक समान, एक समान, जैसे यहां पे ले लो, ये वायर दिख रहे ना, ये वायर दिख रहा है, सीधा चलता ऐसे, सीधा नहीं हो रहा इसमें कैमरे में, हाँ ठीक है, ये वायर है ना सीधा एकदम। अब इस वायर पे मान लो कि एकदम चार्ज तुमने कुछ कूलम चार्ज डाल दिया इस पे, ये पूरा इस पर बिखर गया चार्ज, और चार्ज इस पे बिखर गया तो इस पे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, यानी स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सीधे रेखा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे इस पर, ठीक। इस पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज हो, तो चारों तरफ फील्ड लाइंस तो बनाएगा ना, अरे चार्ज इसके ऊपर है ऊपर से नीचे तक, तो फील्ड लाइंस तो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा तो इसके चारों तरफ एक फील्ड तो होगा। अब इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, यदि मैं बोलूंगी बताओ तो यहाँ पे कितना फील्ड होगा, इससे 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, इससे 50 सेंटीमीटर पे कितना होगा, इससे 2 सेंटीमीटर पे कितना होगा फील्ड। इसके लिए क्या जुगाड़ है, इसके लिए जुगाड़ गॉस थ्योरम के थ्रू आया। प्रूफ नहीं कराऊंगा, प्रूफ जब डेरिवेशन होगा तो उस समय देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रूफ करेंगे तो फिर चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ हम लोग को 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म करना है कंसेप्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लेट करेंगे हम लोग, लेट कर लो, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और पता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज किसी चीज पर जितना है और उसके लेंथ से आप डिवाइड कर देंगे तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। इसका यूनिट होता है चार्ज बटा लेंथ, कहीं पर भी चार्ज यदि यूनिफॉर्मली लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई लेंथ। यूनिट इसका हो जाएगा कूलम, और यहाँ नीचे लेंथ का मीटर होता है तो कूलम पर मीटर होता है। तो मान लीजिए कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर, वो लैम्डा है, और ये आपने मैंने लैम्डा का मतलब आपको बता दिया यहाँ पर कि क्या होता है, ठीक है। और इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, और ये आर दूरी होनी चाहिए परपेंडिकुलर, वायर से परपेंडिकुलर, आड़े तिरछा नहीं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए कहीं पर भी हो, नहीं पता हो तो निकालिए। तो यदि आर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, यहां पर हम लोगों को बताना है ई कितना होगा। तो यहां पर मसला समझ में आया, कैसे याद करेंगे,
यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। समझ के बात को? तो ये जानते हैं कितना होता है? ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। याद रखिएगा। याद कैसे करेंगे फॉर्मूले को? याद करेंगे फॉर्मूले को, इसको पिक्चराइज कर लो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब लैम्डा क्या है जान लेना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये होगा लैम्डा यानी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। r क्या है? ये डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद करेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे हो पाएगा। हम जब ज्यादातर मन में पढ़ते हैं ना, मन में, माइंड में, तो वो ज्यादा हमारे दिमाग में रहता है। बिना मन में रखे हुए पढ़ोगे, बिना दिमाग में रखे हुए पढ़ोगे, तो फिर जय श्री राम, मतलब प्रभु बचाएं आपको, है कि नहीं है? तो ये हो गया कंडीशन, अच्छे से याद कर लेना। इसी तरीके से एक टॉपिक आता है, ठीक है, इसी तरीके से एक टॉपिक आता है कि यदि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब ये एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट तो नहीं है, इसका बाउंड्री लिमिट है, बाउंड्री इसका लिमिट है, दिखाई दे रहा है। लेकिन यही प्लेन को यदि फैला दो, ब्रह्मांड को आधा आधा बांट रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा हो, कहने का मतलब यदि कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, यहां तो फाइनाइट दिख रहा है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, यहां पर लेट कर लो, क्योंकि इस पर देखो, इस पर जब कोई चार्ज डालोगे, पर चार्ज कुछ डालोगे, इसके सरफेस पे वो पूरा फैल जाएगा, इसके सरफेस पे पूरा फैल जाएगा, वो भी दोनों तरफ, एक तरफ नहीं। कसम थोड़ी खाया है कि मैं नहीं फैलूंगा, तो दोनों तरफ फैलेगा। तो मान लीजिए कि सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अब आप बोलेंगे हैं ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे चार्ज हमने क्यू डाला, इसका एरिया ए है, तो चार्ज में इसके एरिया से डिवाइड कर दो, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है टोटल चार्ज बाई एरिया। यानी किसी मान लो ए एरिया पर क्यू चार्ज है, तो क्यू बाई ए करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, और सर इसका यूनिट जो होगा याद रखिएगा, चार्ज का कितना होगा? कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर। ठीक, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो अब यहां पर है इस प्लेन जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इसके नजदीक में कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये भी गॉस का इस्तेमाल करके प्रूफ किया गया है। मैंने कहा प्रूफ नहीं कराऊंगा, फॉर्मूले को अच्छे से मैं समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये फॉर्मूला होता है। तो यदि ये सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और तो इसके नजदीक, इसके नजदीक यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है, आइदर साइड, आइदर साइड का क्या मतलब है? आइदर साइड का क्या मतलब है? इस साइड चाहे इस साइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E जो होता है, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, याद रखना। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा देखना, यहाँ पर डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये प्लेन जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो हर पॉइंट इसके नजदीक ही मान के चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर E जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। दूसरी चीज, पहले यदि आप चलेंगे यहां पर, तो पहले यहां पर देखेंगे तो E जो है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है,
मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। यानी इस पर जितना ज्यादा चार्ज आप डालेंगे, जितना चार्ज डालेंगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बढ़ेगा। दूसरी चीज, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर को, यानी आर मतलब प्लेट, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से इसको दूर बढ़ाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। और यदि ये पॉइंट इसके नजदीक जाएगा तो फील्ड इंक्रीज होगा। यानी यहां पर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और इसके ग्राफ की बात करेंगे, इस पे ई रखेंगे, इस पे आर रखेंगे आप, तो ग्राफ इसका ऐसे जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो बुक में आप लोग ग्राफ वगैरह आप देख लेना, उतना मैं जुगाड़ कर रहा हूं उतना जिसमें कि आप 60-65 स्कोर कर ले। मैं ज्यादा आगे नहीं सोच रहा हूं, मैं उतना दे रहा हूं कि जो बच्चे निराश हैं, हताश हैं, प्रॉब्लम में है, उनको दिक्कत हो रही है, टेंशन हो रही है एग्जाम की, तो वो कम से कम आए, पढ़ें, रटें और आसानी से देखें, यहाँ पर याद होता चला जाए। इतना करते चले जाओ। प्लस जो आपके पास रेफरेंस बुक है, या मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वाले बुक आते हैं, उठा के रटो, उसे पढ़ो। ये पढ़ने के बाद ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है जो स्फीयर के, जैसे एक चार्ज है, चार्ज स्फेरिकल, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है जिस पर Q चार्ज है और इसका रेडियस है R, सेंटर है O। यानी Q जो है चार्ज ऑन स्फीयर, ठीक है। R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इस चार्ज स्फीयर के कारण, जैसे मान लीजिए कि यही स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है। तो मान लीजिए कि चार्ज है, चार्ज है, इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज रहेंगे, तो इस चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे चार्ज मौजूद है इसके सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसपास जनरेट करेगा ही। तो देखिए पॉइंट कितने होंगे पहले, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। एक पॉइंट बाहर, इधर कहीं भी, कहीं पर भी बाहर, यानी आउटसाइड द स्फीयर। जैसे यहां पर ले लो, यहां पर एक पॉइंट हो गया ए, आउटसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर से बाहर, और एक स्फीयर पर, सरफेस पे, यहाँ बाहर लेकिन सरफेस पे, बाहर लेकिन सरफेस पे, यानी एक यहां पर ले लो, इसको बी ले लो, और एक अंदर कहीं पर, अंदर कहीं पर भी, ठीक है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के कारण 3 पॉइंट हमने जज किया है, ए, बी और सी। तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए यहां पर एक दिमाग में याद रखने का ट्रिक, किसी भी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के लिए, किसी भी चार्ज्ड स्फीयर के लिए, यदि कोई पॉइंट स्फीयर से बाहर है, यानी गोला से बाहर है वो, तो इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पर माना जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा चार्ज इस तरह से बिहेव होता है ना, ये लगता है कि ये पूरा का पूरा चार्ज प्लस Q यहीं पर है। तो बाहरी पॉइंट के लिए, सुन लो ध्यान से, बाहरी पॉइंट के लिए जितना चार्ज है सेंटर पर समझा जाएगा। तो बस हो गया। हम लोग पढ़े हुए थे ना, Q चार्ज के कारण इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, K Q बटा R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R। सॉरी, K कहां से आ जाएगा, K का वैल्यू रख दिया फिर भी K, ठीक है, Q बाई R नॉर्मल, सॉरी स्मॉल r स्क्वायर।
आर स्क्वायर। तो बढ़िया, यहां पर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, गोले से बाहर पॉइंट के लिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, या जो तुम लिखते हो लिख दो के क्यू बाई आर। कोई टेंशन? अच्छा, ये भी तो बाहर है लेकिन सरफेस पे है, ये भी बाहर है लेकिन सरफेस पे है, तो बाहर के लिए सारी कहानी सेम होगी, बस ये बदल जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, यानी रेडियस ये हो जाएगा, यानी यहां पर ई की वैल्यू तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, रेडियस के बराबर। अब आती है बात अंदर, अंदर कहीं पर भी रट्टा मार लो, अंदर कहीं पर भी जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी जाओगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर जीरो रहेगा, है ही नहीं फील्ड, कहानी खत्म है। तो ये हमारा टॉपिक है, इतना टॉपिक यदि कम से कम आप इतना टॉपिक कंसेप्ट कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी होगा, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी होगा, बहुत सारे चीजों को आप सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम कर ही लेंगे 99%। इसके अलावा छोटा मोटा कुछ इधर उधर होगा, लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं है, इतना ही टॉपिक होता है, इतना ही टॉपिक से सारी चीजें हो जाती हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपने चीजों को बढ़िया से समझ लिया है, तो आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़िए, एमसीक्यू कीजिए, जो कुछ भी कीजिए आराम से होगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एमसीक्यू का मतलब सिर्फ एमसीक्यू नहीं होता है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, रीजनिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जहां हम लोग कंसेप्ट को ही डिस्कस करेंगे, उसी से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसी से न्यूमेरिकल्स आएंगे, है तो वही है। अब एमसीक्यू बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क है भैया, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, टिक करने हैं हमने आंसर सॉल्व करके, बाकियों में उसी चीज को लिखना होता है, तो अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन एमसीक्यू यदि डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो मस्त तरीके से बाकी कंसेप्ट भी हो जाए। जितना डेरिवेशन आप कर सकते हैं आपसे हो सकता है आप कीजिए, डेरिवेशन में निकालना, फोकस ना करना, सीबीएसई के लिए सिर्फ डेरिवेशन में फोकस नहीं किया जाता है, आप फॉर्मूले पर फोकस कीजिए, टॉपिक पे फोकस कीजिए, कंसेप्ट को चंगा रखिए और क्वेश्चन आंसर रटिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, फिजिक्स आसान लगा होगा आपको, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जैसे भी आसान करके आपके सामने चीजों को रखूं और आप उसको पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए, जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर क्या बोलूंगा पता है आपको, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।